Ode to Nightingale by John Keats. इसमें speaker begins by saying that his heart aches and he experiences a drowsy numbness. उसके दिल में दर्द है, वो मदहोशी के आलम में है, गोया कि उसने हेमलॉक पी लिया हो या फिर अफ्यून खाई हो। इन चीज़ों से नींद का एहसास होता है और दर्द से फाका होता है। नाइटिंगेल का गीत जादुई हैसियत का हामिल है। उसने स्पीकर का दिल मोह लिया है। वो नाइटिंगेल से हसद नहीं करता, दरअसल वो परिंदे के गीत से बहुत खुश हुआ है। उसने नाइटिंगेल को लाइट विंग ड्राइड ऑफ द ट्रीज का नाम दिया है। कदीम ग्रीक मिथोलॉजी में ड्राइड्स को दरख्तों की जान समझा जाता था। स्पीकर को ऐसे सुनाई देता है जैसा कि परिंदा गर्मियों का गीत गा रहा है। स्पीकर ख्वाहिश करता है कि वो इस याद को बरकरार रखने के लिए मैं या शैंपेन नोश फरमाए। वो अनदेखी दुनिया छोड़कर नाइटिंगेल के साथ जंगल में गुम हो जाए। इस ख्याल से कि स्पीकर परिंदे के साथ गुम हो जाए, वो परिंदे से हसद करता है, क्योंकि नाइटिंगेल को इंसान के दुखों, बोझ और बीमारियों का कभी एहसास तक नहीं होगा। इंसान को बुढ़ापे और फिर मौत का डर रहता है। स्पीकर बैठे हुए कुछ सफ़ेद बालों वाले बूढ़े आदमियों की तस्वीर पेश करता है। वो एक दूसरे के दुख दर्द सुन रहे हैं, यहाँ तक कि कोई नौजवान भी बीमारी की वजह से मर जाते हैं। स्पीकर के मुताबिक बुढ़ापे का मतलब है गम करना और मायूस रहना। खूबसूरती और नई मोहब्बत का वादा दम तोड़ जाता है। चौथे स्टैंजा में स्पीकर बुलंद आवाज़ में कहता है कि वो उड़कर नाइटिंगेल के पास जाएगा और उससे कहेगा कि वो कहीं दूर चली जाए। स्पीकर कहता है कि वो नाइटिंगेल पर शायरी लिखकर उसका पीछा करेगा। तहम स्पीकर अफसोस करता है कि उसका सुस्त दिमाग उसे इस तरह से बयान नहीं कर सकता जैसा कि उसने ख्याल किया है। फिर भी उसने कोशिश की है कि चाँद सितारों से घिरा पड़ा है। अगरचे वो ज़मीन तो नहीं देख सकता, लेकिन वो दरख्तों, घास और फूलों की खुशबू सूंघ सकता है। स्पीकर तारीकी में सुन रहा है कि कितनी बार उसने पुरअमन मौत से आधी मोहब्बत रखी है। वो अज़ियत के बगैर मरने का तसव्वुर करता है। उसे यकीन है कि उसके बहुत देर बाद भी नाइटिंगेल अपना नगमा जारी रखेगी। स्पीकर के ख्याल में नाइटिंगेल गैर फ़ानी है, क्योंकि उसने नस्ल दर नस्ल यही गाना गाया है। लस फॉरलॉर्न, जिसका मतलब है तन्हा, स्पीकर को होश में वापस लाता है और वो नाइटिंगेल को गुड बाय कहता है। वो हैरतज़दा है कि नाइटिंगेल का जो गीत उसने सुना है, क्या ये विजन या वेकिंग ड्रीम तो नहीं, या फिर वो नींद में है या बेदार है। एहसासात की खोज के लिए, और ख़ुसूसी तौर पर इन एहसासात की खोज के लिए जिन्हें जॉन कीट्स नेगेटिव कैपेबिलिटी समझते हैं, ओड टू नाइटिंगेल इस्तेमाल करते हैं। जॉन कीट्स के मुताबिक नेगेटिव कैपेबिलिटी शायरों की ऐसी हिकमत अमली है जिसके ज़रिए वो किसी विजन का ताक़ुब करते हैं, बेशक इसका नतीजा कोई उलझन या बेयकीनी ही क्यों ना हो। ओड टू नाइटिंगेल में मॉर्टल और इमॉर्टल जैसे मौज़ूआत भी शामिल हैं। नाइटिंगेल अपने गीतों की वजह से मरने के बाद भी जिंदा रहेगी। इससे जॉन कीट्स के लिटरेरी इमॉर्टैलिटी यानी अदबी लाफानियत पर ईमान का इशारा मिलता है। शायर और अदीब ऐसा यादगार अदब तख्लीक करते हैं जो उनके बाद भी उन्हें जिंदा रखता है। इंसान उम्र के साथ साथ गमों के बोझ तले दबता जाता है। नाइटिंगेल में परिंदे की उड़ान और इंसान की इस हालत का मुआवजा करते हुए स्पीकर मौत और फना पजीरी की तरफ इशारा करता है। वेयर यूथ ग्रोज पेल एंड स्पेक्टर थिन एंड डाइज। इसमें शायर ने अपने भाई टॉम की मौत का इशारा दिया है। ओड टू नाइटिंगेल लिखने से 5 माह कबल उसकी मौत हुई थी। नज़्म के शुरू में नाइटिंगेल का गाना सुनकर स्पीकर खुश होता है। बाद में उसे अपनी मौत की बाबत सोचने में तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। अब वो एक नए मौजू में खो गया है।
خوشی اور درد کے مابین تعلق کیٹس کی اوڈز کا مشترک پہلو ہے۔ اب وہ خوشی کے ختم ہونے اور موت کے ساتھ کشمکش میں ہے۔ نائٹ انگیل سے متعلق پر لطف مشاہدات سے نکل کر شاعر اب موت کے متعلق سوچ رہا ہے۔ The viewless wings of poesy، شاعری کے پر جو دیکھے نہیں جا سکتے، ان کی مدد سے اب شاعر ان لمحات کو بیان کرنے کی پوری کوشش کرے گا۔ شاعر کو معلوم ہے کہ انسان کے مقابلے نائٹنگیل وقت اور موت کے احساس سے بالاتر ہے۔ اوڈ ٹو نائٹنگیل میں کیٹس نے سوال جواب کا فارمیٹ استعمال کیا ہے۔ اس کے ہر سٹینزا میں اس نے بنیادی رائم سکیم استعمال کی ہے اور ردم پیدا کرنے کے لیے اس نے ایسوننس کا خوب استعمال کیا ہے۔